डेटाबेस के लिए सबसे पहले मेरे पास टेबल होनी चाहिए और उस टेबल में हमें किसी ना किसी कॉलम को एक को प्राइमरी की बनानी पड़ती है और जिसे हम प्राइमरी की बनाते हैं उसी के बेसिस पे हम बाकी डेटा को हम यहाँ पे रिट्रीव कर पाते हैं. लेट्स टेक कि दिस वन इज एज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की. आई विल टेल इन डिटेल कि व्हाट इज अ प्राइमरी की एंड हाउ वी कैन डिफाइन ऑन द टेबल. दैट वी विल डिस्कस इन द एसक्यूएल प्रैक्टिकली जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो. नाउ यहाँ पे ये अगर प्राइमरी की है तो इसके बेसिस पे इफ यू नो द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द क्लास ऑफ द स्टूडेंट, फीस एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट बेस्ड ऑन दिस रोल नंबर. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज की आईडी है हमारी ये और ये कॉलेज का जो नाम है ग्रेटर नोएडा जो यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस है, ये सारी चीजें इस टेबल में अननेसेसरी रिपीट हो रही है. वी कैन स्टोर दिस वन इज सेपरेटली ऑल्सो लाइक दैट यू कैन सी हियर. कि इस टेबल को मैंने फर्दर यहाँ पर डिवाइड किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल टेबल यहाँ अभी क्या करा, उसकी रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए इस टेबल को अलग कर दिया. ना इस टेबल को अलग कैसे किया यहाँ पे, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट होता है कि दिस वन इज एक्टिंग एज अ मास्टर टेबल और यू कैन से द पेरेंट टेबल हियर एंड दिस वन इज एक्टिंग एज अ चाइल्ड टेबल. हाउ इट इज अ चाइल्ड टेबल, यहाँ पे आप देखिए कॉलेज कोड है एंड कॉलेज का नाम है, कॉलेज का एड्रेस, क्योंकि ये डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा था प्रीवियस टेबल में, हमने उसे फिल्टर किया और जीएल बजाज को अब केवल आप एक बार रिकॉर्ड करोगे. इसी तरह से एबीएस डाल दिया, डीटीसी जितने भी कॉलेज हैं आपने यहाँ सेपरेटली यहाँ डाल दिया. आई वॉन्ट टू टेक दिस प्राइमरी की, क्योंकि इस कॉलेज टेबल में ये प्राइमरी की है, इस प्राइमरी की को यहाँ पर सेकेंड टेबल में जिसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड आपने रखा है उस स्टूडेंट रिकॉर्ड में ये एक कॉलम हमने यहाँ पर और ऐड कर दिया विच इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट टेबल. फर्स्ट टेबल का ये पार्ट है तो यहाँ पर ये कॉलम जो होगा आपका प्राइमरी की होगा और यहाँ पर यही कॉलम जो बनेगा अब आपका ये फॉरेन की हो जाएगा. फॉरेन की कैसे डिफाइन करते हैं, बिकॉज डेटाबेस जब हम डिजाइन करते हैं वाई वी यूज द डेटाबेस वो मैंने आपको बताया टू रिट्रीव द डेटा. आई मीन फिल्टर करना है डेटा तो कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आपने, और डेटाबेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक टेबल बनाई और सारा का सारा डेटा आपने उसी में स्टोर कर दिया, देन यू विल गेट द रिडंडेंसी प्रॉब्लम. हाउ टू रिड्यूस दैट रिडंडेंसी प्रॉब्लम, हमें टेबल को तोड़ना पड़ता है और यू कैन से डिकम्पोज करना पड़ता है. डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास, अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है तो हमारे पास 1 to 1 रिलेशन है, 1 to many है, many to 1 है. तो यहाँ पे ये सारे रिलेशनशिप के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास दो टेबल थी, दो टेबल में हम किसको पेरेंट और किसको चाइल्ड बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेट जो आपका डीबीए होगा वो डिसाइड करेगा. कैसे डिसाइड करेगा, यहाँ कॉलेज टेबल में अगर आप देखिए तो ये कॉलेज की जो आईडी है, दूसरी टेबल में यहाँ पे आप देखिए कॉलेज की आईडी को मैंने यहाँ पे कॉमन रखा है. अब लेकिन आपके पास दो टेबल है, स्ट्रक्चर देख के आप कैसे डिसाइड करेंगे विच वन इज अ पेरेंट विच वन इज अ चाइल्ड. आप जवाब दोगे कि अगर यहाँ पे हमने पूछा क्वेश्चन कि एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्टडी इन अ सिंगल कॉलेज, देन द आंसर विल बी द मैनी. तो मैनी का रिप्लाई कहाँ पे आया, स्टूडेंट टेबल में, यानी कि एक कॉलेज के अंदर, कॉलेज यहाँ पर 1 है और इस कॉलेज के अंदर मैनी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, तो मैनी का जो जवाब आया यानी कि टेबल स्टूडेंट जो होगा वो हमारा चाइल्ड टेबल होगा और जहाँ पे चाइल्ड टेबल होगा वहाँ पर हम एफ के डिफाइन करेंगे. दैट मीन्स ये जो दो कॉलम कॉमन है उसमें हम इसे फॉरेन के डिफाइन करेंगे. ऑब्वियस ही बात है कॉलेज कोड हमने इसलिए रखा है ताकि सारे कॉलेज को यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर पाएँ. नाम हो सकता है रिपीट भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर ये फॉरेन, ये प्राइमरी की हो गया. तो दिस मीन्स कॉलेज टेबल इज एक्टिंग एज अ पेरेंट एंड द सेकेंड थिंग इज दिस वन इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ईआर डायग्राम. देन ईआर डायग्राम के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन और ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एसक्यूएल में कि कैसे हम प्राइमरी और फॉरेन की डिफाइन करेंगे. यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं ईआर डायग्राम में बनाने जा रही हूँ, सपोज कॉलेज टेबल अभी ईआर डायग्राम में ये एक एंटिटी कहलाएगा. एक टेबल को हम यहाँ पर टेक्निकली बोलेंगे एंटिटी और ये जो कॉलम नेम्स होते हैं इसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. दिस कॉलम नेम इज एक्टिंग एज अ हियर एट्रीब्यूट. जो टेक्निकल नेम्स है डीबीएमएस में वो आपको पता होना चाहिए. द सेट ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन अ वन पर्टिकुलर कॉलम, ये कॉलेज एड्रेस जैसे मैंने ले लिया, कॉलेज का नाम, तो कॉलेज के नेम में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं इन्हें हम बोलते हैं डोमेन.
डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट, यानी वन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है उसे हम डोमेन बोलते हैं, और ये नेम होते हैं, कॉलम के नेम होते हैं, इन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये जो हॉरिजेंटली यहाँ पर है इसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड बोलते हैं, या रो बोलते हैं, या टपल बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ER डायग्राम में आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा इमेज आपकी माइंड में होना चाहिए कि टेबल दिखता कैसे है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि टेबल कैसा दिखता है यहाँ पे। नाउ कम टू द ER मॉडल। ER मॉडल बेसिकली क्या होता है कि सपोज इफ योर क्लाइंट आस्क आई वांट टू डिज़ाइन सच अ डेटाबेस, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे आप उसे डायरेक्टली टेबल डिज़ाइन करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि एक फ्लो चार्ट आप दिखाएंगे। दैट इज कॉल्ड द योर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस इज नथिंग बट योर ER डायग्राम। आप क्लाइंट को, जो आपका क्लाइंट होगा, कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर कोई वहाँ पे यूज़र आया और उसने बोला कि मेरी कंपनी के लिए सो एंड सो एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका डेटाबेस, या हम ये डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन द क्वेरी ऑफ द क्लाइंट यू कैन डिज़ाइन अ डेटा बेस। तो वो हम क्या करते हैं, क्लाइंट को जो बना के दिखाएंगे, अगर हम उसी चीज़ को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं तो क्लाइंट को थोड़ा जल्दी समझ में आता है। तो दैट इज द नथिंग बट हम यहाँ पे ER डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अदरवाइज वी कैन यूज डायरेक्टली द SQL, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, टेबल के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेबल के फॉर्म में दिखाने से पहले ER का मतलब हम समझेंगे। तो ER मॉडल स्टैंड्स फॉर द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इट इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल, यानी कि जो डेटा होगा वो हम यहाँ पर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो स्टूडेंट टेबल अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था कि वो बेसिकली सॉफ्टवेयर में कैसा नजर आएगा, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो वो कैसा नजर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका, देखिए ये जो टेबल है, अभी जिसे टेबल हम बोल रहे थे ER डायग्राम में, इसे हम एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी इज नथिंग बट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमने नाम दे दिया उस टेबल का, दैट इज नथिंग बट द एंटिटी। ना यहाँ पर उस एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, एड्रेस है, ID है, एज है, आप कुछ भी ले सकते हो, फोन नंबर, ईमेल, एनीथिंग यू कैन यूज हियर। तो दिस इज नथिंग बट द एंटिटी, एंड ये एंटिटी के एट्रीब्यूट्स है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द ER डायग्राम्स। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे। दैट इज द ER मॉडल का जो कंपोनेंट होगा हमारे पास, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला एंटिटी है, दूसरा है एट्रीब्यूट, तीसरा है आपका रिलेशन। एंटिटी में आप देख सकते हैं कि एक वीक एंटिटी होगी, दूसरी होगी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। एट्रीब्यूट में भी की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डेराइव्ड एट्रीब्यूट। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग वन बाय वन। क्योंकि टाइम कम है तो मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगी। डीप में अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, डॉक्टर पुष्पा करके देखोगे तो आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट यहाँ पे ब्रीफली तो नहीं बता पाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो एंटिटी। अब यहाँ पे एंटिटी में भी 3 चीज़ें होती हैं आपका। जैसे यहाँ पे मैंने बोला एंटिटी टाइप, स्टूडेंट जो है वो आपका एक एंटिटी टाइप है। एंटिटी टाइप में भी यहाँ पे इंटरव्यूअर कैन आस्क कि व्हाट डू यू मीन बाय द एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है एंटिटी टाइप है। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको पीछे जो टेबल दिखाई थी, ओके लेट्स मूव दिस वंस अगेन। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल यहाँ पर मैंने बोला ये एक एंटिटी टाइप है। स्टूडेंट टेबल आपकी एक एंटिटी टाइप है। इस एंटिटी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटिटी सेट, यहाँ पर ये देखिए, एक हम इसका नाम रख सकते हैं E1, इसी तरह से ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, आई मीन E1, E2, E3, ये सारे हमारे एंटिटी जिसे हम रो बोल रहे थे। तो वन पर्टिकुलर रो और यू कैन से रिकॉर्ड इज नथिंग बट वन एंटिटी सेट।
तो वन एंटिटी टाइप, स्टूडेंट नेम इज नथिंग बट आई मीन एक टेबल के अंदर केवल एक ही स्टूडेंट का तो रिकॉर्ड हम नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों को रख सकते हैं, 1000 2000, जितना बड़ा आपका स्पेस है मेमोरी के अंदर आप उस टेबल का साइज उतना बड़ा रख सकते हैं। आई मीन यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि 1 GB का एक टेबल होगा, 2 GB का होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम या जो हार्ड डिस्क होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आई मीन जितना आपके पास स्पेस होगा आप उतने रिकॉर्ड्स उस टेबल के अंदर या डेटाबेस में जो आपने अलॉट कर रखा उतने आप वहां पर असाइन कर सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट द एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या है, एंटिटी टाइप क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो आपने देखा कि एक एंटिटी सेट के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर एक एंटिटी टाइप के अंदर बहुत सारे एंटिटी हो सकता है और उसके कलेक्शन को हम एंटिटी सेट कहते हैं। ना यहाँ पर देखिए इसमें 2 एंटिटी मैंने ले रखी है, दैट इज नथिंग बट द वन इज द एम्प्लॉय एंटिटी, आई मीन इसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे, दैट इज अ नेम, ईमेल, फोन नंबर, एनीथिंग यू कैन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट दिस इज द वन एंटिटी। द सेकेंड एंटिटी इज डिपार्टमेंट, हियर यू कैन से हियर एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द डिपार्टमेंट एंड दिस मिडल वन जो डायमंड शेप में है दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। क्योंकि हमारे पास 2 एंटिटी है, इन दोनों के बीच में आपको कनेक्टिविटी डिफाइन करनी है। कनेक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, इनके बीच का ये रिलेशन जो होगा वो बताएगा कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो डिपार्टमेंट है और दूसरा एम्प्लॉय, तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा होगा, उसका जॉब जो भी होगा इट डिपेंड्स ऑन दैट। नाउ यहाँ पर लोन एक एंटिटी है और आप देख रहे होंगे कि दूसरी एंटिटी पे यहाँ पे डबल लाइन क्यों बनी हुई है। डबल लाइन इसलिए बनी है कि इसको हम बोलते हैं वीक एंटिटी, दिस वन इज कॉल्ड द वीक एंटिटी एंड दिस वन इज जिसपे सिंगल लाइंस बनी है स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल में उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैव द प्राइमरी की, आई मीन एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय को कंपनी ने एक एम्प्लॉय आईडी दे रखी है आप कह सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट के पास अपना एक रोल नंबर है और आप देख सकते हैं कि वो रोल नंबर जो है 2 स्टूडेंट को सेम अलॉटेड नहीं होता। तो प्राइमरी की कहता है कि नॉट नल प्लस यूनिक होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिल गया तो आप दूसरे स्टूडेंट को वही रोल नंबर असाइन नहीं कर सकते बल्कि आपको दूसरा डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैव द प्राइमरी की as well as the weak entity does not have the primary key। I mean ये भी एक एंटिटी होगी जो आपकी टेबल होगी बट इस टेबल के पास अपना कोई यूनिक कॉलम नहीं होगा जिसके बेसिस पे आप दूसरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएँ, सॉरी दूसरे कॉलम की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो वीक एंटिटी में क्या होगा, उसमें प्राइमरी की नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग एंटिटी में प्राइमरी की होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो वीक एंटिटी को हम डबल लाइन से करते हैं और स्ट्रॉन्ग को सिंगल से करते हैं। Now the next thing is here attributes। Attribute is actually represented as the oval shape। oval shape आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का फोन नंबर लिया, ये ओवल शेप में है। एट्रीब्यूट में भी यहाँ पे कई कैटेगरी की एट्रीब्यूट होगी। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आईडी को मैंने अंडरलाइन कर दिया तो इसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट देन इट बिकम्स द की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट का मतलब जिसे थोड़ी देर पहले मैंने प्राइमरी की बोला था, प्राइमरी की का मतलब है कि नॉट नल प्लस यूनिक डेटा होना चाहिए। तो दिस एट्रीब्यूट इज एक्टिंग एज अ यू कैन से की फॉर मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं किसी ताले की चाबी। बेस्ड ऑन दिस इफ यू नो द आईडी ऑफ द पर्सन यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन, फोन नंबर, एज। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। तो दैट इज कॉल्ड द की एट्रीब्यूट, जिसकी मदद से जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की मदद से आप बाकी एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सके उसे हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। एंड की एट्रीब्यूट में जो ER डायग्राम में होता है उसको नीचे हम यहाँ पे अंडरलाइन लगा देते हैं ताकि ये पता चले कि इस टेबल में यहाँ पर ये प्राइमरी की है। नाउ की एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पर हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो सिंगल एट्रीब्यूट होता है वो फर्दर फिर से डिवाइड हो जाता है। जैसे आप कह सकते हो एड्रेस आप ले सकते हो या फिर नेम ले सकते हो। अगर हमने यहाँ पर एक एड्रेस लिया है, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये स्टूडेंट एंटिटी है, ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट का एड्रेस है,
तो आप देख सकते हैं कि आपने फॉर्म भी कई बार भरा होगा, तो एड्रेस एलोन इज नॉट सफिशिएंट, बल्कि आप क्या करते हो उसमें स्ट्रीट नंबर डालोगे, सिटी डालोगे, स्टेट डालोगे, कंट्री। तो आप यहाँ पे एक नहीं बल्कि आप 4 कॉलम अलग से बनाओगे। तो जब हम टेबल बनाते हैं तो वहां पर हम एड्रेस नाम का कॉलम ना बना के बल्कि 4 डिफरेंट कॉलम बनाएंगे, और यू कैन से एट्रीब्यूट बनाएंगे, दैट इज अ स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड दिस। तो दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, आई मीन एड्रेस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द कंपोजिट। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो कि 4 अलग से यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर आपके पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, विच इज हैविंग द फर्दर एट्रीब्यूट्स, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। आफ्टर द कंपोजिट वी विल लर्न द मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड क्या होता है? जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज रख सकते हैं, बट हमारे पास डेटाबेस में लिमिटेशन ये है कि एक सेल के अंदर केवल हम एक ही वैल्यू रखते हैं। जैसे यहाँ पे वापस मैं यहाँ पे आ रही हूँ, सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर नेम क्लास में मैंने यहाँ पर लिख दिया CS के साथ साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉमा करके यहाँ पर ITB ब्रांच डाल दिया, तो दैट विल बी नथिंग बट द मल्टी वैल्यूड। बट क्लास आर्यर आदमी स्टूडेंट जो होगा या तो CS में होगा, IT में, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कॉलम इन दिस, दैट इज द फोन नंबर। तो एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकता है। सपोज यहाँ पे एक 93 का नंबर, एक 73 का नंबर है, ये 2 नंबर आपने एक पर्सन के सामने स्टोर कर दिया, दैट मीन्स दिस सेल कंटेन्स 2 फोन नंबर्स, दिस इज कॉल्ड द मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड का मतलब 1 पर्टिकुलर सेल कंटेन्स, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट इज द नेम ऑफ द सिटी। बट अगर हम यहाँ फ़ोन नंबर की बात करें या आपने यहाँ पे फीस लिखा और 2 बार आपने फीस की एंट्री कर दी, तो दैट इज कॉल्ड द मल्टी वैल्यूज। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टी वैल्यूड के लिए हम ER डायग्राम में डबल लाइन से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स कि ये मल्टी वैल्यूड है। यहाँ पर जो पिक्चर बनेगी वो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल लाइन अगर हमने कह दिया एट्रीब्यूट पे, तो इसका मतलब दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज हैविंग द मल्टी वैल्यूज, यानी कि वो पर्टिकुलर सेल या एट्रीब्यूट किसी ना किसी पर्टिकुलर सेल में जाके वो डबल वैल्यूज को रख रहा होगा। जरूरी नहीं कि हर एक सेल में हो, किसी पर्सन के पास एक फ़ोन नंबर है तो आपने एक बार एंट्री करी, किसी के पास 2 है तो आपने 2 बार एंट्री करी, तो दैट इज कॉल्ड द मल्टी वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डेराइव्ड एट्रीब्यूट। डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? यहाँ पर जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो। सपोज इफ आई नो द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, आई कैन कैलकुलेट द एज एंड दैट वैल्यू इज डिनोटेड बाय द डॉटेड लाइन्स। यहाँ पे तो अगर मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पता है तो हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए स्टूडेंट टेबल में एज नाम का कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। वेन एवर आई रिक्वायर दैट एज आई वॉन्ट टू नो, तो मैं क्या करूँगी, सिस्टम की करंट डेट और डेट ऑफ बर्थ की डेट से माइनस करके हम एक्चुअल एज उस पर्सन की निकाल सकते हैं। तो इफ यू नो द DOB, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, यू कैन कैलकुलेट द एज। दैट टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डेराइव्ड, और इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम पिक्चर में डिफाइन करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी ये उसका एक तरह से डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट एंटिटी है, फिर यहाँ पे रोल नंबर है, क्योंकि ये एक प्राइमरी की तरह काम करेगा रोल नंबर, तो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। देन नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर आपका मल्टी वैल्यू हो सकता है इसलिए डबल लाइन है, एज यहाँ आपका डेराइव्ड है। Now the next one is the address. Address is further divided because address is nothing but the composite. Even name को भी आप यहाँ पे composite बना सकते हैं। कैसे? फॉर्म में कई बार होता है आपका फर्स्ट नेम एक एट्रीब्यूट बन जाएगा, देन मिडिल नेम, देन आपका लास्ट नेम हो सकता है, तीसरा एट्रीब्यूट इसका लास्ट नेम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम भी एक हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा जिसको हम फर्दर, लेकिन जब हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नेम की जगह हम यहाँ पे ये 3 एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट नेम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ दैट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एट्रीब्यूट। आपने देखा कि कैसे हम स्ट्रक्चर एक ER डायग्राम में बनाते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर हमने एंटिटी क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये देखे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रिलेशनशिप। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एंटिटी है, अभी तो एक एंटिटी के बारे में हमने देखा और उसका
एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन किया जाता है। नाउ कम टू द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर हमारे पास दो एंटिटी है, जस्ट नाउ इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड द कॉलेज एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप आपने देखा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एंड टीचर, यहाँ पे दो एंटिटी हैं। आप देख सकते हैं कि एक टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हमारे पास रिलेशनशिप भी कई होंगे। दैट इज़ अ 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक पर्सन हो गया, दूसरा यहाँ पे भी पर्सन एंटिटी है। आपने देखा यहाँ पे दोनों तरफ पर्सन है, बशर्ते यहाँ फीमेल हमने लिया है और दूसरी तरफ मेल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, 1 फीमेल कैन मैरी विद द सिंगल मेल। तो यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप है। आई मीन इसका यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ पे F1 डेटा है, F2 डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं M1 डेटा है, M2 डेटा है। इफ F1 इज रिलेटेड टू M2 देन F2 इज रिलेटेड टू M1, देन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंगल, आई मीन जो भी डेटा हम यहाँ पे उठा रहे हैं, अगर सिंगल डेटा इज रिलेटेड टू द सिंगल डेटा ऑफ द अनदर टेबल, देन दैट इज कॉल्ड द 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब हुआ, इसका ये मतलब सपोज करिए यहाँ पर एक थर्ड फीमेल है, बट दिस फीमेल इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 1-to-1 नहीं, ये भी 1-to-1 है। आपका जो भी डेटा होगा वो पहली टेबल से दूसरी टेबल में, अगर हम 1-to-1 रिलेशनशिप की बात करते हैं, आइदर इट कैन ज्वाइन बाय द 0 डिग्री और 1। आई मीन 1 डेटा कैन बी रिलेटेड टू 1, और आप कह सकते हो 0 डेटा इज रिलेटेड टू द 0-1। आई मीन इसकी जो डिग्री हो सकती है या तो 1 होगी या 0 होगी। मैक्सिमम हमारे पास 1 होगा और मिनिमम क्या होगा, 0 यू कैन से यहाँ पे। तो कार्डिनलिटी जिसे बोलेंगे या तो रिलेटेड होगा या नहीं रिलेटेड होगा। तो रिलेशनशिप फिर भी ये क्या होगा, 1-to-1, यानी मैक्सिमम वो 1 से कनेक्ट हो सकता है। तो दिस इज नथिंग बट द 1-to-1 कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यू कैन से यहाँ पर 1-to-many हो सकता है, many-to-1 हो सकता है और many-to-many भी हो सकता है। तो 4 टाइप्स का यहाँ पे रिलेशनशिप होंगे। ये यहाँ पे डायग्राम है भी। 1-to-many में क्या हुआ कि यहाँ का आई मीन जो फर्स्ट एंटिटी होगी साइंटिस्ट, और यहाँ पे इन्वेंशन। एक साइंटिस्ट कई इन्वेंशन कर सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 1 साइंटिस्ट कैन डू द मैनी इन्वेंशन। तो यानी कि आप देखिए साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर है और ये पर्सन यहाँ पे 2 इन्वेंशन किया हुआ है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये थर्ड साइंटिस्ट जो है इसका एक ही इन्वेंशन है, फोर्थ का भी एक इन्वेंशन है, बट द सेकेंड वन इज नॉट हैविंग एनी इन्वेंशन। बट ये ए का रिकॉर्ड तो है ही है, आई मीन उस साइंटिस्ट का नाम तो है मे बी। तो मैंने अभी आपको बोला आइदर इट कैन बी अ 0 और मैक्सिमम इस टेबल का जो रिलेशन होगा 1 होगा, दूसरी टेबल की तरफ से वो मैनी से कनेक्टेड हो सकता है। मैनी की तरफ से भी कुछ डेटा फ्री हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें भी सब कुछ हो। ये तभी होगा, आई विल टेल इन द नेक्स्ट थिंग कि कहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो इस तरफ क्या होगा 0 हो सकता है, 0 या 1 डेटा कनेक्टेड होगा कितनों से, 0 या मैनी से कनेक्ट होगा। यानी मिनिमम कार्डिनलिटी यहाँ 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। यहाँ पे मिनिमम कार्डिनलिटी 0 होगी और मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा। 1-to-many का मतलब है कि 1 डेटा इसका मैनी रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर 0 रिकॉर्ड जो होगा 0 से कनेक्टेड होगा। 0 मैनी से नहीं हो सकता भाई, जब वो किसी से कनेक्ट ही नहीं है तो 0 है इस वजह से। नाउ द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे इसका रिवर्स जो होगा आप कह सकते हो दैट इज नथिंग बट द many-to-1। जस्ट रिवर्स है, उल्टा आप कह सकते हो। many-to-1 का मतलब है कि मैनी इस तरफ होगा, मैनी डेटा जो है किसी एक से कनेक्टेड होगा। जैसे ये सेकंड एंड फोर्थ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सिंगल डेटा से कनेक्टेड है, तो दिस साइड इज मैनी एंड दिस वन इज द 1। तो 2 एंटिटी है, दोनों के बीच में many-to-1। नाउ द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे many-to-many रिलेशनशिप। many-to-many रिलेशनशिप में क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। आई मीन सिंगल एम्प्लॉय, सपोज आई हैव इन द डिपार्टमेंट 3 प्रोजेक्ट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मैं 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस एम्प्लॉय ई जो है यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, दैट मीन्स P1, P2 और P3। अगर मैंने यहाँ कंस्ट्रेंट लगा दिया कि मैक्सिमम मैं 3 प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकता है, तो दैट मीन्स मेरी जो कार्डिनलिटी होगी, आई मीन एम्प्लॉय की जो कार्डिनलिटी होगी 0,3 होगी। नाउ प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट अगर मैंने यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट लगा दिया कि एक प्रोजेक्ट को
या तो मिनिमम 3 लोग हैंडल करेंगे या मैक्सिमम 15%। तो इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होगी, यानी कि मिनिमम 3 लोगों को आपको ये प्रोजेक्ट असाइन करना ही करना है। मैक्सिमम आप 15 लोगों को सेम प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं। आई मीन 15 डिफरेंट पर्सन कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट द, यहाँ पे मैनी का मतलब क्या हुआ, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो गए, तो यानी 1 से ज़्यादा हुआ, इसलिए मैनी का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे भी मिनिमम 3 है बट मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगा, 15 होगा। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनी टू मैनी। नाउ द पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। पार्टिसिपेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम क्या होगा, यही चीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेशन डिसाइड करता है। टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब है, टोटल मतलब ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहा कि जितने भी रोल नंबर हैं स्टूडेंट के, ये स्टूडेंट है S1 S2 S3, यहाँ पे आप कह लीजिए डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट D1 D2 D3। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट है और 3 स्टूडेंट किसी ना किसी डिपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हैं, कोई CS में है, कोई IT में है, कोई मैकेनिकल में है। यहाँ पे आपने देखा ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस टेबल इज रिलेटेड टू विद द एनी डिपार्टमेंट विच इज एग्जिस्ट इन द कॉलेज, बट देयर इज अनदर डिपार्टमेंट दैट इज अ D4। तो अगर हम ये कहें कि D4 में कोई भी स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहा, देयर इज अ चांस कि D4 डिपार्टमेंट नंबर 4 में कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, बट आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एंटिटी जो है, फर्स्ट एंटिटी के जितने भी स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं स्टडी कर रहा है, उस पर्टिकुलर कॉलेज के किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वो स्टडी कर रहा है, तो उसका एनरोलमेंट किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होगा। आई मीन यहाँ पर कोई भी जीरो सिंगल स्टूडेंट भी नहीं बचा है जिसका एनरोलमेंट नहीं होगा। तो हम ऐसे एंटिटी को बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, जिसकी मिनिमम कार्डिनलिटी क्या हो, 1, और मैक्सिमम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैनी हो सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जीरो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा। तो हम इसे बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, यानी जितना भी डेटा पड़ा है वो सामने वाली टेबल से रिलेटेड है, किसी ना किसी फॉर्म में है। पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल था, डिपार्टमेंट टेबल में आप देख सकते हो कि D1 D2 D3 किसी ना किसी स्टूडेंट से कनेक्टेड था, पर D4 डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें चांसेस है कि अभी कोई स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, दैट मीन्स 0 एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पर मिनिमम कार्डिनलिटी क्या हो गई, कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन अ टेबल, दैट मीन्स 0 डेटा प्रेजेंट है यहाँ पर, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो हमने M ले लिया, M का मतलब मैंने यहाँ पर ले लिया। तो मिनिमम पार्शियल पार्टिसिपेशन कहता है देयर इज अ चांस टू हैव द 0 डेटा ऑल्सो, बट टोटल पार्टिसिपेशन कहता है जी मिनिमम 1 तो होगा ही, वो जो रिकॉर्ड होगा किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा। तो दिस इज कॉल्ड द पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट का मतलब मिनिमम आपको पता होना चाहिए, अगर हर एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, दूसरे टेबल के रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, तो हम उसे बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ द एंटिटी। एंड द सेकेंड वन इज द पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ द एंटिटी, जिसमें अगर हम श्योर नहीं है कि मिनिमम भी हो सकता है, तो हम उसे पार्शियल बोलते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट वन। नाउ यूनरी, अब डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे, इसे बहुत तेजी से मैं बता देती हूँ यहाँ पे, कि आप कह सकते हो कि यूनरी रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे पर्सन, अभी मैंने पीछे बताया था फीमेल मैरिड विद द मैन, तो यहाँ पे आप कह सकते हो वो यहाँ पे यूनरी है, आई मीन दोनों तरफ पर्सन टू पर्सन है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, इस रिलेशनशिप की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ सेम एंटिटी यहाँ पे ज्वाइंड है, आई मीन ओनली 1 एंटिटी इज सफिशिएंट टू स्टोर फीमेल एंड मेल रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप स्टूडेंट एंटिटी देख सकते हो। बाइनरी का मतलब होता है अगर एक रिलेशन के पास 2 एंटिटी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट एंड कोर्स की एंटिटी, तो इस रिलेशन में एनरोल्ड, स्टूडेंट एनरोल्ड कोर्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 है, इस रिलेशन के पास 2 एंटिटी है, लेफ्ट में एक है, राइट में है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप है। टर्नरी का मतलब यहाँ पर एक और यहाँ पे एंटिटी ऐड हो तो उसे टर्नरी बोलेंगे। इसी तरह से एन एरे करके भी यह होता है, आई मीन आप कितनी भी एंटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस रिलेशनशिप से।
4 हो सकती है डिग्री। तो जितनी एंटिटी होगी उतनी डिग्री उस रिलेशनशिप की। जैसे इस एंटिटी में हम कहें, इस रिलेशन में कहें, तो हमारे पास 3 डिग्री, 1 2 3 हो गया। इसी तरह से अगर मैंने चौथी एंटिटी यहाँ ऐड कर दी, फोर्थ वन, देन दैट विल बी द डिग्री विल बी 4। 5 अगर मैंने ऐड कर दी, एक यहाँ एंटिटी डाल दी तो 5 हो गई। सिमिलर आप कह सकते हैं डैश डैश n डिग्री हो सकती है, किसी भी एंटिटी की मैक्सिमम डिग्री n हो सकती है। n कैन बी डिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं बोल रही हूँ मैं, जो कि डेफिनेट हो, आई मीन जिसे आप काउंट कर सके, उतनी डिग्री किसी भी रिलेशन की हो सकती है। अ सिंगल रिलेशन विथ कनेक्ट विद द मैनी वन। नाउ आई विल कम टू द कि अगर हमने यहाँ पर ER डायग्राम पढ़ लिया तो इसे हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जाम पर्पज से या किसी भी चीज़ की, कि आपने जो यहाँ पे पिक्चर बनाई क्लाइंट के लिए, अगर उसे आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली SQL में डिज़ाइन करना है, जो आपका डेटा एनालिस्ट था उसने तो डिज़ाइन करके दे दिया, लेकिन प्रोग्रामर का काम क्या है कि उस टेबल को आपको डेटाबेस में कन्वर्ट करना, आई मीन टेबल डिज़ाइन करनी है टेबल के फॉर्म में। आई मीन अभी जो आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया उसको प्रैक्टिकली आप कैसे यहाँ पर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द कि कन्वर्जन फ्रॉम ER डायग्राम टू टेबल्स। आई मीन रिलेशन, टेबल्स को हम रिलेशन भी बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इफ आई यूज टेबल देन द सेम नेम हियर, और टेबल और रिलेशन बोथ आर सेम थिंग। तो अब हमने जो डायग्राम स्टडी किया है कि वो डायग्राम को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसका वहाँ पर डिज़ाइन कर पाएँ, SQL में उस टेबल को क्रिएट कर पाएँ, यू कैन से। तो हम यहाँ पे वो देखेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने लिया एक स्टूडेंट एंटिटी है और इसको टेबल में अगर आपको करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपको एक टेबल डिज़ाइन करनी है और आपने यहाँ पर टेबल डिज़ाइन किया और उसमें यहाँ पे जितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर है, आपने एक एट्रीब्यूट रोल नंबर का ले लिया, एक नेम हो गया और एक यहाँ पे सेक्स हो गया। सपोज आपने यहाँ पर ईमेल लिया है तो एक और आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपने ईमेल भी डाल दिया। फ़ोन नंबर लिया है तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट सिंपल ER डायग्राम को आपने टेबल में कैसे कन्वर्ट कर लिया। तो ये तो सिंगल एंटिटी के लिए हुआ ना। इसी तरह से अगर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हुआ तो हम उसे कैसे करेंगे। The second rule for this to convert the ER diagram into the table। अब आप देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल है तो आपने यहाँ पे टेबल का नाम क्या रख दिया, स्टूडेंट। इस टेबल का नाम हो गया आपका स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है ये रोल नंबर विच विल एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे चाहे प्राइमरी की। ये जब हम टेबल डिज़ाइन करेंगे SQL में तब हम वहाँ क्रिएट करेंगे। नाउ नेम है, अब देखो नेम की यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो गया, दैट मीन्स दिस वन इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। एंड आई टोल्ड कि कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम टेबल में नहीं लिखते बल्कि इसको कट करेंगे और इसका जो सब एट्रीब्यूट है उन्हें उठाएंगे। दैट इज अ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन अगेन एड्रेस। यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो इसको हटा के इसके जो सब एट्रीब्यूट है सिटी, आप देख सकते हो यहाँ सिटी है, स्ट्रीट है और हाउस नंबर है, ये डाल दिया यहाँ पे। ये 3 एट्रीब्यूट, तो ये तीनों मिलके फाइनली एड्रेस बता सकता है पर्सन का। तो दिस इज द वे यू कैन डू बाय दिस स्ट्रक्चर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसको टेबल में आप ऐसे कन्वर्ट कर लोगे। ये भी एक तरीका होता है लिखने का, आइदर यू कैन राइट इन दिस टेबल फॉर्म और यू कैन राइट हियर। इसे बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा। इफ़ यू वांट टू राइट इन द रिलेशनल स्कीमा, आई मीन टेबल स्ट्रक्चर ना बना के आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने देखा नेम ऑफ द टेबल लिखा, फिर उसके एट्रीब्यूट्स आपने क्या लिखे, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट एंड सिटी। आप इसे कॉमा करके ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट टेबल ऊपर हमने बनाया था, रोल नंबर, नेम एंड सेक्स यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है और यू कैन से स्कीमा है यहाँ पर।
नाउ ये यहाँ पे मल्टी वैल्यूड का क्वेश्चन आ गया। मल्टी वैल्यूड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी वैल्यूड में क्या होता है कि जो भी टेबल है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी। आई मीन आप इस स्ट्रक्चर को देख के आप सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल ले ली और इसके 3 कॉलम है, दैट इज अ रोल नंबर, दूसरा है सिटी, तीसरा है मोबाइल नंबर। बट दिस वन इज द रॉन्ग रिलेशन। रॉन्ग रिलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो मल्टी वैल्यूड है उसे हम इस टेबल में रखेंगे तो सपोज रोल नंबर 1 है, सिटी आपका मान लीजिए एक्स है और इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मान लीजिए 9310 करके है और दूसरा जो है यहाँ पर आपका 7307 है यहाँ पर। तो ये 2 फ़ोन नंबर है इस स्टूडेंट के पास और इसी तरह से मान लीजिए एक स्टूडेंट आपने और ले लिया 2 और ये वाई है इसका सिटी का एड्रेस और यहाँ पे मान लीजिए कुछ 1 2 3 4 5 इसका एक ही फ़ोन नंबर हमने स्टोर किया। बट दिस सेल इज हैविंग मोर देन 1 वैल्यू, क्योंकि हमारा जो रिलेशन होता है उसकी पहली कंडीशन ये है कि एक सेल के अंदर केवल हम एक ही वैल्यू रखेंगे, दैट मीन्स एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम डेटा को फिल्टर करेक्ट वे में नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। डेटाबेस में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट यही है कि नॉर्मलाइजेशन में जो हम देखेंगे single cell contain only the single value, not more than 1 value. So due to this multi-valued, this structure is not in the relational based database. I mean ये RDBMS नहीं है। RDBMS में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को फर्दर डिवाइड कर देंगे, मल्टी वैल्यूड को सेपरेट टेबल में डालेंगे। दैट मीन्स इसको हम यहाँ पे करेंगे 2 टेबल में डिफाइन कर देंगे। एक में हम रखेंगे रोल नंबर जिसमें प्रॉब्लम नहीं थी और सिटी, और दूसरी टेबल हम बनाएंगे यहाँ पे अगेन हम लेंगे रोल नंबर, जो प्राइमरी की है वो अगेन यहाँ पर आएगा और यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप देखिए जैसे रोल नंबर 1 के पास 2 यहाँ पर डेटा था, तो अब हम लिखेंगे यहाँ 1 का जो फर्स्ट मोबाइल नंबर है 93, देन अगेन 1 लिखेंगे और यहाँ पर उसका दूसरा नंबर लिखें। आई मीन 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रोल नंबर है वो फॉरेन की होगा। फॉरेन की में डेटा रिपीट हो सकता है बट प्राइमरी की में डेटा रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर ये रोल नंबर प्राइमरी की है, इस वजह से ये डेटा केवल एक बार ही आ सकता था, दूसरी बार हम 1 को नहीं रिपीट कर सकते थे। बट यहाँ पर रिपीट हो सकता है क्योंकि ये फॉरेन की है। अब अगर मुझे चाहिए होगा कि हाँ रोल नंबर 1 के कितने फ़ोन नंबर, यू कैन गेट फ्रॉम दिस टेबल। और भी डिफरेंट डेटा है, इसमें भी सिंगल वैल्यू स्टोर्ड है बट 2 बार है तो आप इसके 2 रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं एक साथ। तो दैट इज द वे कि अगर मल्टी वैल्यूड है तो उस ER को कैसे करेंगे, उसको सेपरेट टेबल में स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की के साथ हम यहाँ पर उसे सेपरेटली रख लेंगे। ना यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा टेबल है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हमारे पास टेबल कैसे बनाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर देखिए हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर ये 1 to मैनी या मैनी टू। तो अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गई, जिस तरफ ये एरो लगा होगा ये एरो इंडिकेट करेगा कि ये 1 रिलेशन है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब है मैनी है। तो क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लाइंस थी, तो आई विल ट्रीट दिस वन एज अ मैनी। मैनी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी सिंपल सी लाइन है। तो एक एम्प्लॉय जो है वो कई डिपार्टमेंट के काम कर सकता है, इसी तरह से एक डिपार्टमेंट में मैनी एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर देखिए कितनी टेबल यहाँ पर डिज़ाइन होएगी वो हम देखते हैं। फिलहाल एक एम्प्लॉय के लिए आप बनाओगे तो एक टेबल आपकी बन जाएगी। आई एम राइटिंग लाइक ये रिलेशनल स्कीमा। तो आपने देखा एम्प्लॉय का जो होगा वो एम्प्लॉय नंबर होगा, दूसरा कॉलम होगा एम्प्लॉय का नेम, तीसरी उसकी सैलरी होगी। ये एक टेबल बन जाएगी। दूसरी टेबल जो बनेगी आपकी डिपार्टमेंट टेबल बनेगी, डिपार्टमेंट आईडी होगा, दूसरा उसका डिपार्टमेंट का नाम होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कि ये एक एंटिटी है, एक ये एंटिटी, आपने 2 एंटिटी देखी, 2 एंटिटी के लिए आपने 2 डिफरेंट टेबल बना दी। बट व्हाट अबाउट दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क्स इन करके, इस रिलेशन की भी एक टेबल बनेगी, क्योंकि ये रिलेशन ही इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप के लिए भी एक टेबल बनेगी। दैट इज नथिंग बट द व्हाट इज द प्राइमरी की ऑफ दिस एंटिटी, दैट इज द एम्प्लॉय नंबर। तो ये एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आ जाएगा।
इस टेबल का प्राइमरी की क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर है। इस रिलेशनशिप की भी कभी कभी यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट मिलेगा तो वो एट्रीब्यूट भी यहाँ पर आ जाएगा। बट इन दोनों के बीच में जो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ पर क्योंकि अगर आप कहोगे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का डेटा एक साथ एक टेबल में रख लेते तो मैंने आपको पहले ही बताया था डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बार बार डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय के सामने उसका CS डिपार्टमेंट, देन यहाँ पर उसकी ID आपने डिपार्टमेंट की डाल दी, मान लीजिए 100 डाल दी, देन डिपार्टमेंट नेम, देन डिपार्टमेंट लोकेशन, हर एक एम्प्लॉय के सामने आप अननेसेसरी डेटा को रिपीट करोगे। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे सेपरेट टेबल बना ली जाती ताकि डेटा रिडंडेंसी कम हो जाए। और जब आपने टेबल अलग अलग कर ली, मान लीजिए आप यहाँ पे X स्टूडेंट है, Y स्टूडेंट है, दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन डिफाइन करना है तो X जो है Y का ब्रदर भी हो सकता है, X जो है Y का फ्रेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वो रिलेशनशिप बताना होगा और उसे हम किसी टेबल में ना स्टोर करके कई बार हम एक सेपरेट टेबल में डाल देते हैं। दैट मीन्स यहाँ एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, वर्क्स इन कब से काम कर रहे हैं, ये इसका अपना एट्रीब्यूट है तो यहाँ पर आपने डाल दिया। तो दिस इज द वे कि आप इस पिक्चर को कैसे टेबल में, तो आपने देखा 1 2 3, इसके लिए हमें 3 टेबल मिली। आगे चल के आप देखोगे कि आपके पास एक ER डायग्राम दे देगा। प्रॉब्लम जो होगी कि एक ER डायग्राम दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट द ऑप्टिमाइज टेबल, आई मीन इसके लिए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी हो सकती वो डिजाइन करनी। फॉर दिस एग्जाम्पल यू कैन से यहाँ पे 3 टेबल है, वन इज द एम्प्लॉय, द सेकेंड वन इज द डिपार्टमेंट, द थर्ड वन इज द रिलेशन, दैट इज अ वर्क्स इन करके जो टेबल बनेगी, इस टेबल का जो नाम होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 रूल्स मैं बताने जा रही हूँ, दिस विल हेल्प लॉट when the ER diagram is given and somebody asks कि now find out the number of tables required for this। ये 4 रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल के रूल्स पता है तो आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड ER डायग्राम गिवन होगा आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो है मैनी टू मैनी है। बाइनरी रिलेशन का मतलब है कि जो हमारा रिलेशनशिप है उसके लेफ्ट और राइट केवल 2 ही एंटिटी है। दैट मीन्स यहाँ पर एक एंटिटी एक A है और दूसरी यहाँ पे B है। A का जो प्राइमरी की है वो A1 है और B का प्राइमरी की है B1 है। B1 है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, तो अगर हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशन है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है तो इसका मतलब मैनी टू मैनी रिलेशन है। मैनी टू मैनी अगर रिलेशन है हमारे पास तो 3 टेबल बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। बाइनरी के लिए अगर यहाँ पर एक और एंटिटी होती तो 3 की जगह 4 हो जाता है। इट डिपेंड्स कि वहाँ पे कितनी कनेक्टिविटी है उस रिलेशन के साथ। तो एक टेबल तो आपकी A की बनेगी, दैट मीन्स A के एट्रीब्यूट्स क्या है, A1 और A2। इसी तरह से दूसरी टेबल आपकी बनेगी B1 और B2। B1 में प्राइमरी की ये दोनों हैं, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दैट इज नथिंग बट द प्राइमरी एट्रीब्यूट, दैट मीन्स अ की एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल, जिसके बेसिस पे आप टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ द थर्ड टेबल विल बी व्हाट, दिस R विल बी द थर्ड टेबल। R का जो रिलेशन है, अब इस R में एट्रीब्यूट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो A का प्राइमरी एट्रीब्यूट होगा और B का जो प्राइमरी एट्रीब्यूट होगा दैट इज A1 B1। यहाँ पर ये A1 B1 फॉरेन की तरह काम करेगा, दैट इज FK, या आप कह सकते हो रेफरेंस की भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर A1 जो है प्राइमरी की है, यहाँ पर भी B1 प्राइमरी की है, बट यहाँ B1 आके जो रिलेशन में होगा वो ये दोनों यहाँ पे फॉरेन की तरह काम करेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा A1 और B1 के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि जो भी रोल नंबर होगा यहाँ पर ये इससे अटैच्ड होगा। नाउ द सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द हाउ मैनी टेबल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द 1 to many। तो आपने देखा कि मैनी टू n में अगर हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी का मतलब A और B 2 एंटिटी थी, जब 2 एंटिटी है तो इस रिलेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2, और 2 डिग्री को हम बोलते हैं बाइनरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर 1 to many। 1 to many में हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 to many में क्या होगा। अब इस डायग्राम से देख सकते हैं कि 1 to many, यहाँ पे देखिए एरो जिस तरफ बना होगा, एरो का हेड जिस तरफ होगा, ये ध्यान रखिएगा, एरो का हेड जिस तरफ होगा वो 1 होगा। यहाँ पे इसके सर के ऊपर लिखा भी है 1, बट समटाइम्स डायग्राम में नहीं मेंशन होता।
ये एरो से आपको पता चलेगा, या कई बार यहाँ पर इस तरह से लाइन भी बनी होती है, और अगर आपकी डबल लाइन है तो मैनी का कॉन्सेप्ट होता है। तो अलग अलग नोटेशन है अलग अलग जगह। नथिंग इज गिवन देयर तो इसका मतलब है मैनी, अगर वहाँ पे गिवन होगा तो एरो होगा या 1 लिखा होगा इसके ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे ए जो है 1 है और बी है बी, इसका मतलब ए का सिंगल रिकॉर्ड बी के मैनी रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सकता है। तो नाउ यहाँ पे रिलेशनशिप आर है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टेबल्स होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पे 2 टेबल्स होंगी, 2 टेबल्स होंगी। पहली टेबल क्या होगी आपकी, ए की टेबल होगी, दैट मीन्स A1 और A2 होगा। A1 यहाँ पर प्राइमरी होगा। दूसरी टेबल जो हम बनाएंगे BR बनाएंगे। आर किस तरफ ऐड हो जाएगा, जिस तरफ मैनी का जवाब होगा उसी तरफ आर जाके ज्वाइंट हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आर की हमने एक सेपरेट टेबल बनाई, अब हमें आर की सेपरेट टेबल नहीं बनानी पड़ेगी बल्कि बी के साथ उसे ऐड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 B2, जिसमें B1 हमारा पीके होगा, दैट मीन्स प्राइमरी की होगा, वो बी की ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स हैं। देन यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होगा A1। A1 क्यों होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में रिलेशन बनाना है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको स्टूडेंट एंड कॉलेज का बताया था, तो कॉलेज की आईडी जो है स्टूडेंट आईडी के साथ ऐड हो गई थी, ताकि आप पता कर पाए कि ये स्टूडेंट किस कॉलेज में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि दिस वन इज द कॉलेज टेबल एंड दिस वन इज द स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में आपने क्या किया, पूरा का पूरा कॉलेज की इंफॉर्मेशन ना आए, रिपीट ना हो, तो आपने क्या किया, एक कॉमन कॉलम ले लिया, दैट इज अ कॉलेज आईडी, इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब आप कॉलेज आईडी अगर आपको पता है, मान लीजिए अब मेरे को 192 पता है स्टूडेंट के नाम के सामने, तो आई कैन फाइंड आउट द कंप्लीट डिटेल ऑफ द 192। कैसे, मैं इस ए टेबल पे जाऊंगी और 192 को सर्च करूंगी, तो 192 के सामने जो भी रिकॉर्ड होगा, नेम ऑफ द कॉलेज, एड्रेस, वो सारा मुझे मिल जाएगा। तो अननेसेसरी स्टूडेंट टेबल पे बर्डन नहीं आया, मीन डेटा रिडंडेंसी वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है 1 to many का, तो कितनी टेबल्स आई, 2, एक ए के लिए और दूसरा जो है BR के लिए। दैट मीन्स वो रिलेशन जो है वो सेकेंड एंटिटी के साथ ऐड हो जाएगा विद द फॉरेन की ऑफ ए। यहाँ पे ये फॉरेन की तरह काम करेगा A1। तो बाय दिस मैथड यू कैन फाइंड आउट कि कितनी टेबल्स हमें रिक्वायर्ड होगी। Now the third case. थर्ड केस आपका सेकेंड केस की तरह ही है। आई मीन यहाँ पर क्या है, मैनी टू 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बी वाली टेबल है वो आपकी क्या है, यहाँ पर मास्टर टेबल हो गई, और ए टेबल जो होगी वो आपकी चाइल्ड टेबल है। तो यहाँ पर आपका पहले तो एक बी के लिए टेबल बनेगा, दैट इज अ B1 B2, और B1 यहाँ पे प्राइमरी होगा। दूसरी टेबल AR की होगी, AR का मतलब क्योंकि ए मैनी है तो A1 A2 एंड द कॉमन एट्रीब्यूट B का जो होगा वो B1 यहाँ पर आ जाएगा। B1 यहाँ पर FK होगा और यहाँ पर A जो है वो प्राइमरी की है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी एग्जिस्ट इन अ सिंगल टेबल। एक टेबल के अंदर आप मैक्सिमम केवल एक बार प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं होगा। आप किसी भी टेबल पे देखिए, मैं केवल एक बार ही प्राइमरी की लिख रही हूँ, अंडरलाइन एक ही पे कर रही हूँ, 2 पे नहीं। ये जो है मैं नीचे लिख भी रही हूँ, दैट इज नथिंग बट द FK। FK इज नॉट द यूनिक, इट इज़ अ नॉट नल। आप बना सकते हो बट इसे यूनिक नहीं बोलोगे, अगर यूनिक होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। तो किसी भी टेबल पर केवल एक बार ही आप प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ कॉलम मिल के प्राइमरी की काम कर सकते हैं, दैट इज A1 A2 दोनों मिल के प्राइमरी की बन सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट प्राइमरी की। बट व्हेन वी डिफाइन और क्रिएट द टेबल, वी डिफाइन ओनली वंस इन द टेबल। आई मीन प्राइमरी की केवल हम एक बार डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं कर सकते, चाहे वो आप सिंगल कॉलम पे लगाएं या मल्टी कॉलम पे लगाएं, डिपेंड्स ऑन यू और योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटाबेस। नाउ द लास्ट केस, दैट इज अ 1 to 1। The last one is the 1 to 1। 1 to 1 में आप
अब देखो यहाँ पर भी केवल 2 ही टेबल होगी 1 to 1 में। 1 to 1 का जो कंडीशन है कि अगर दोनों तरफ 1 to 1 है तो आप इस R को A के साथ भी ऐड कर सकते हो या B के साथ भी कर सकते हो। दैट मीन्स आपका ये कॉम्बिनेशन होगा A1 A2 और आपने यहाँ पे B1 डाल दिया और B को एक सेपरेट टेबल, या फिर आपने B के साथ R को ऐड कर दिया तो जो B का प्राइमरी की होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 ही स्ट्रक्चर बनाओगे, आइदर आप AR कॉमा B बना सकते हो या फिर BR, 2 टेबल बनेगी, या तो R को आप इस तरफ, तो किसी एक स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, दोनों एक साथ नहीं लिखोगे एग्जाम में, तो केवल यहाँ पे भी 2 टेबल ही बनेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द 1 to 1। Now the next concept or you can say special case, यहाँ पे cardinality constraint और you can say total participation, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि total participation का मतलब क्या है कि each record of this table is related to this, I mean कुछ भी डेटा यहाँ पे empty नहीं है, सबका सब किसी ना किसी रिकॉर्ड से एक ज्वाइन है। ये टोटल पार्टिसिपेशन है, और टोटल पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कि n का ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये n है और ये रहा 1 है। तो अब 1 है तो आपने देखा 1 के लिए तो ये एक ही टेबल हो गई, जिस तरफ 1 होगा वो A1 और A2 आपने डाल दिया, और मैनी की तरफ आपका क्या आ जाएगा, दैट इज अ BR आपने यहाँ पे जोड़ दिया, तो दैट इज अ B1 एंड B2। ये डबल लाइन केवल ये शो कर रहा है कि ये टोटल पार्टिसिपेशन है। बिकॉज ऑफ द टोटल पार्टिसिपेशन आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो हमने BR लिया है, BR का जो प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है B1 और ये रहा B2 एंड द नेक्स्ट वन इज यहाँ पर आप लोगे A1 एज अ फॉरेन की यहाँ काम करेगा। तो A1 अभी जो पीछे मैंने बताया था कि A1 जो फॉरेन की है वो आपका एम्प्टी रह सकता था, दैट मीन्स आप नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते थे, बट इन केस ऑफ द टोटल पार्टिसिपेशन इट कैन नॉट बी नल। मैंने आपको बोला था ना, टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि B का हर एक रिकॉर्ड A से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे जो मिनिमम कार्डिनलिटी होगी वो 1 होगी, 0 नहीं हो सकती। दैट इज द रीजन आप यहाँ पर A1 जो फॉरेन की आप बनाओगे BR के साथ, उसे आप नल वैल्यू नहीं स्टोर कर पाओगे, बल्कि उसमें आपको कुछ ना कुछ डेटा डालना ही होगा। वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर ही रहा होगा एम्प्लॉय, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। कि ना यहाँ पर क्या टोटल पार्टिसिपेशन फॉरेन की A1 हैज एक्वायर्ड नॉट नल कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंट्री करनी पड़ेगी, नॉट नल लगाना ही पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन आपका यहाँ पे बोथ द साइड्स है, तो यहाँ पर एक और है कि रिलेशनशिप कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट एंड टोटल पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स है तो यहाँ पे आपका ये है, तो अब यहाँ पे कितनी टेबल रिक्वायर्ड होगी, केवल एक टेबल होगी कि टोटल पार्टिसिपेशन है लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ। तो आप यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स क्या है A1 A2, इसी तरह से इसके B1 B2, सिंगल टेबल इज रिक्वायर्ड फॉर द 1 to 1। यहाँ पे आप देखिए टोटल पार्टिसिपेशन इसके इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगल टेबल होगा। इसी तरह से यहाँ पर वीक एंटिटी के लिए, वीक एंटिटी का मतलब यहाँ पर जिसमें कोई प्राइमरी की ना हो। इस B वाले में देखिए यहाँ पे डॉटेड है, यानी कि B जो है, B को आप प्राइमरी की तरह तो यूज़ कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली ये नॉट नल एंड यूनिक वैल्यूज़ को नहीं रख रहा है। तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होता है जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की हो। तो यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे जो हमारा B1 है वो एक वीक एंटिटी है, क्योंकि उस पर देखिए डॉटेड लाइन लगी हुई, तो इसका मतलब है वीक एंटिटी के कारण यहाँ पर कोई प्राइमरी की नहीं है। तो आप एक तो A का बनाओगे, A1 A2 हो गया, और दूसरा जो है आपका R जो है ये वीक एंटिटी, टोटल पार्टिसिपेशन के साथ साथ ये वीक एंटिटी भी है। तो वीक एंटिटी का आपने एक बना लिया, दैट इज A1 B1 एंड देन यहाँ पर आपने B2 रखा। अब यहाँ पे देखो वीक एंटिटी होने के कारण इसका अपना तो कोई प्राइमरी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो A1 यहाँ पर प्राइमरी की था फर्स्ट टेबल का उसे लिया, और यहाँ पर इसकी जो एक कोई भी कॉलम ले लेते हैं और उन दोनों को मिला के ये प्राइमरी की तरह काम करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे की एट्रीब्यूट का काम करेगा।
तो A1 B1 मिलके यहाँ पे की एट्रीब्यूट का काम करेंगे, दूसरी टेबल जो हम बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंपोजिट की बन गया, कंपोजिट प्राइमरी की आप कह सकते हो, क्योंकि B के पास अपना कोई एट्रीब्यूट नहीं है विच इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, जिससे आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो हम क्या करते हैं, दूसरी टेबल का जो प्राइमरी था वो यहाँ पे आके FK बनेगा, लेकिन FK के साथ साथ जब वो इसके साथ मिक्स होगा तो वो इसके लिए PK का काम करेगा, दैट इज अ कंपोजिट प्राइमरी की का काम करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। आई मीन इन दिस केस ऑल्सो यू विल गेट 2 tables. Now try to solve some questions based on that. I will discuss some यहाँ पे कुछ problems हैं जिसको आप यहाँ पे solve कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको गिवन होगा और पूछेगा कि फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस स्ट्रक्चर ER। आई मीन आपको रिलेशनल टेबल आपको बनानी, कितनी टेबल्स आपको रिक्वायर्ड है, तो आप कैसे करोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास एंटिटी कितनी है, एक तो हमारे पास M है और दूसरा N है, तीसरा हमारे पास P है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए P जो है रिलेशनशिप, यहाँ पे देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग है, आप कह सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये टोटल पार्टिसिपेशन है, डबल लाइन है, तो टोटल पार्टिसिपेशन को हम मैक्सिमम जो है M ही लेंगे। यहाँ पर ये 1 का है, एरो इस तरफ जा रहा है P की तरफ, ये यहाँ पे भी 1 है क्योंकि P इस तरफ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर भी मैनी है क्योंकि ये वीक एंटिटी है, आप कह सकते हो यहाँ पर डॉटेड लाइन है, वीक एंटिटी है, तो वीक एंटिटी के कारण यहाँ पर हमने इसे भी यहाँ पे मैनी कंसीडर किया। तो एक टेबल तो आप सबसे पहले P के लिए बना लोगे, क्योंकि P यहाँ पर 1 को लेके रखा है, तो हमने यहाँ पे लिया P और P1 P2। यहाँ पर P में जो प्राइमरी की है वो उसने दे रखा है, P1 इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की। नाउ आई वांट टू ड्रॉ यहाँ पे, तो अब देखिए M और P के बीच में जो रिलेशन है वो है R, यानी R1 किसके पास जाएगा, M के साथ, तो M R1 लेंगे। M R1 का जो एट्रीब्यूट होगा M1 M2 और आपका M3 है। अब यहाँ पे P का जो प्राइमरी एट्रीब्यूट है वो भी आ जाएगा यहाँ पे ये फॉरेन की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पर ये M1 जो है वो प्राइमरी एट्रीब्यूट है, दैट मीन्स ये PK है और ये यहाँ पर FK है। इसी तरह से तीसरी टेबल आप देखिए, P एंड N के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज R2। ये R2 किस तरफ जाएगा, जहाँ पर M होगा, मैंने आपको बताया था 1 to many में जो होगा, जो R होगा वो किस तरफ जाएगा, मैनी की तरफ। तो हम यहाँ पे लेंगे N R2, तीसरी टेबल जो हमारी पास बनेगी। और इसके एट्रीब्यूट्स क्या होगा, यहाँ पर एक तो P1 होगा, P1 मैं पहले लिख रही हूँ, फिर N1 और N2, क्योंकि N1 यहाँ पर जो है वो वीक एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट तो है लेकिन ये प्राइमरी एट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि ये वीक एंटिटी है। तो हम क्या करेंगे, P1 और N1 को मिला के ये यहाँ पर प्राइमरी बन जाएगा, आई मीन ये आइडेंटिफाई करेगा इसके रिकॉर्ड के लिए। तो 3 टेबल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो दिस इज वे यू कैन फाइंड आउट हाउ मैनी टेबल्स वी रिक्वायर्ड फॉर दिस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस वन। यहाँ पे देखिए इस वाले में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, आई विल शो दिस। ये एरो अगर आप देखिए यहाँ पर एरो किस तरफ आ रहा है, R1 की तरफ आ रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने देखा एरो किस तरफ जा रहा था, अभी जो सॉल्व किया था मैंने, एरो देखिए एंटिटी की तरफ जा रहा था, रिलेशन की तरफ नहीं है। एरो जिस तरफ होगा उससे ये पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, आई मीन किस तरफ कितनी वैल्यू है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है। तो यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ पिक्चर में, अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास A है, एंटिटी B है और C, हमारे पास 3 एंटिटी और 3 रिलेशन है। अब हमें ये फाइंड आउट करना हाउ मैनी टेबल्स वी रिक्वायर्ड फॉर दिस स्ट्रक्चर, यू कैन से हमें कितने रिलेशनशिप लेने होंगे यहाँ पे। सबसे अच्छा हम ये देखें कि यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा क्या है यहाँ पे B और C के बीच में। जहाँ सिंपल लाइन है आप कह सकते हो तो मैनी है, जैसे ये मैनी है, कोई एरो नहीं है, ये भी आप कह सकते हो मैनी है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो A है वो मैनी है एक्चुअली,
अब देखिए यहाँ पे ए मैनी कैसे हुआ, इफ आई कट दिस R1 और आप इस एरो को एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि ए जो है कनेक्टेड किसके साथ है बेटा, बी के साथ है, और बी के साथ कनेक्टेड है, तो ये एरो को मैंने एक्सटेंड किया, खींच दिया। अब आप इमेजिन करिए कि R1 यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है, तो ये एरो यहाँ पे गया, यानी कि एरो बी की साइड है, यानी कि बी का सिंगल रिकॉर्ड ए के मैनी रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसको सिंगल मान लेते हैं और इसको यहाँ पर आर को इधर जोड़ देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या, ये एम हो गया और ये 1 है। इमेजिन करिए कि R1 इन दोनों के बीच में नहीं है, तब आप समझ पाओगे, क्योंकि एरो का डायरेक्शन ए की तरफ नहीं था बल्कि रिलेशन की तरफ था। रिलेशन एक नाम के लिए होता है, एक इमेजिनरी होता है, फिजिकली ये यहाँ पर नहीं है। आई मीन हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में एक रिलेशन है। दोज हु आर टीचिंग, अगर आपका फ्रेंड आपको पढ़ा रहा है तो फॉर दैट मीन्स कि आपका स्टूडेंट उस समय उस मोमेंट के लिए वो टीचर हो गया और आप स्टूडेंट हो गए हो। तो यहाँ पर भी क्या है कि डेटा तो हम स्टूडेंट का ही रख रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हो, आपका फ्रेंड भी स्टूडेंट है, लेकिन जिस मोमेंट पे वो आपको पढ़ा रहा है उस टाइम वो टीचर बन गया। यहाँ पर भी हमने क्या, एक रिलेशन, तो यानी कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशनशिप फॉर द टाइम बीइंग एग्जिस्ट हुआ, एक वर्चुअल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इस रिलेशन को थोड़ा सा इमेजिन किया कि अभी नहीं है और मैंने एरो को एक्सटेंड किया तो ये 1 हो गया। इसी तरह से अगर मैं R2 को थोड़ी देर के लिए मना कर दूं, क्योंकि आप देख रहे हो एरो जो है रिलेशन के पास है और ये रिलेशन में अपनी कोई टेबल नहीं है यहाँ पर, बल्कि इसको हम खींचे तो ये C से कनेक्टिविटी है ना, डेटा तो A और C में स्टोर्ड है फिजिकली, तो हमने इसे एक्सटेंड किया तो ये एरो यहाँ तक आए, यानी कि C जो है यहाँ पर 1 है। A एंड C के बीच के रिलेशन में A जो है मैनी का आंसर देगा और C जो है सिंगल का आंसर देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं इसे रफ करती हूँ तो आपको क्लियर डायग्राम पता चल जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पर देखो A के बगल में मैंने मैनी लिखा और A एंड B के बीच के जो रिलेशन है वो 1 है। आई मीन ये रिलेशन, ये एरो आपको ये बता रहा है कि ये जो R1 है वो A के डेटा को पकड़ के B के साथ जो जोड़ रहा था वो A का मल्टीपल रिकॉर्ड्स B के सिंगल रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। ये डायग्राम ये बता रहा है, तो मैंने इसके सामने 1 लिख दिया और इसके सामने, इसी तरह से मैंने यहाँ पे A और C के बीच में रिलेशन देखा तो M और यहाँ पर 1 लिख दिया। बट B एंड C के बीच में रिलेशन देखोगे बेटा तो M to M है, क्योंकि कोई एरो नहीं है तो M2 यानी B का मैनी रिकॉर्ड C के मैनी रिकॉर्ड से, C का मैनी रिकॉर्ड B के मैनी रिकॉर्ड से। तो अब आप देखोगे कितनी टेबल बनेगी, पहले तो आप ये बना लो 1 to मैनी के बीच में मैंने बोला था 2 टेबल बनेगी, एक 1 के लिए और एक मैनी के लिए, और R जो है मैनी के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो यानी A और R1 भी लिया क्योंकि A यहाँ पर देखो R1 से भी कनेक्टेड है R2 से, तो R1 R2 2 ले लिया मैंने उसके रिलेशन को। A1 का एट्रीब्यूट A1 A2 एंड फिर अब ये B से कनेक्टेड है तो B1 भी आ गया, एंड ये C से कनेक्टेड है तो C1 का प्राइमरी एट्रीब्यूट C1 है वो भी ले लिया। तो ये A R1 R2 एक टेबल बन गई। अब हमारे पास A का खत्म हो गया काम, इसका भी खत्म कर दिया हमने, इसका भी बचा क्या, B एंड C। अब आप B एंड C के बीच में देखिए तो मैनी टू मैनी रिलेशन है, मैनी टू मैनी रिलेशन आपको दिख रहा है और साथ में बीच में R3 बैठा है। तो मैंने बताया था मैनी टू मैनी के केस में 3 टेबल बनेगा, बाइनरी स्ट्रक्चर में 2 ही टेबल है B एंड C, साथ में इस रिलेशन का भी बनेगा। तो यानी कि दूसरी टेबल आपकी बनेगी B के लिए, B का एट्रीब्यूट होगा B1 B2 और B1 यहाँ प्राइमरी होगा, C के लिए C1 C2 और C1 यहाँ प्राइमरी होगा, और R3 के लिए भी एक टेबल बनेगी जो इसका रिलेशन है, दैट इज उसमें जो एट्रीब्यूट्स आएगा B1 से कनेक्टेड है और C1, दैट मीन्स B1 और C1 आ जाएगा। और B1 C1 यहाँ पर जो होगा फॉरेन की होगा, दूसरी टेबल में हमेशा फॉरेन की होगा, जिस टेबल में है वहाँ पे प्राइमरी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के लिए हमारे पास 4 टेबल्स यहाँ पे बनी। दैट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस ER डायग्राम इनटू द रिलेशनल डेटाबेस which we are going to design in the SQL और you can say PL SQL, जिसमें भी आप करें MySQL में, डेटाबेस में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो हाउ मैनी टेबल्स यू रिक्वायर, दैट इज द 4 टेबल्स। स्ट्रक्चर को देख के आपको 4 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे आपको दिख रहा था कि 3 ही टेबल ABC, बट नहीं, एक रिलेशन की भी बनेगी कनेक्टिविटी के लिए। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
I will discuss one more question and after that I will stop and you guys can ask the question कि जो भी मैंने आज पढ़ाया आप मुझसे पूछ सकते हो। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर हियर, सिमिलरली जैसे अभी पीछे डिस्कस किया था। अब आप देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा है ए, बी, डी और सी, 4 यहाँ पे टेबल दिख रही है और 5 रिलेशन है इनके बीच में। अब आप देखिए यहाँ पर भी B से 3 एरोस आउटसाइड जा रहा, इनसाइड नहीं आ रहा, B की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि B से बाहर की तरफ जा रहा है और रिलेशन की तरफ। इसका मतलब है B तो मैनी है बट ये A के पास जा रहा है, तो A B के बीच में 1 ये हो जाएगा। इस एरो को आप एक्सटेंड करके देख सकते हो। इसी तरह से B से C के बीच में देखिए तो B इस समय मैनी होगा और C जो होगा वो 1 होगा। सिमिलरली B एंड D के बीच में देखिए तो B मैनी होगा और D जो होगा इसके रेफरेंस में 1 होगा। एरो को एक्सटेंड कर लोगे तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें C एंड D के बीच में, अगेन एरो को आप एक्सटेंड करो तो D के पास आएगा और C एंड D के बीच में D जो है 1 है और C जो है मैनी है। जब हम C एंड D के बीच में बात करेंगे तो मैंने सबके बीच में देख लिया। नाउ A एंड C रह गया। A एंड C के बीच में कोई एरो नहीं, तो A भी मैनी है और C भी मैनी है इस रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं उसको बनाऊंगी जहां पर, अब सबसे पहले मैं B के पास जाते हैं। B में आप देखिए मैनी का आंसर, इसके पास 3 एरो दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये रिलेशन की तरफ। तो B का जो स्ट्रक्चर होगा B R1 रिलेशन, क्योंकि मैनी की तरफ जाता है रिलेशन, तो R1 R5 एंड R4 और इसके एट्रीब्यूट्स होंगे B1 B2 एंड द नेक्स्ट वन इज किससे रिलेटेड है, जो R1 है उसका जो A का आएगा दैट मीन्स A1 आ जाएगा। इसी तरह से ये C से रिलेटेड है तो C1 आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ पे ये D1 है तो ये D1 भी आ जाएगा, क्योंकि एक एक एट्रीब्यूट आएगा ना हर रिलेशन का जो कॉमन रखेगा इन दोनों टेबल के बीच में। तो ये तो हो गया B का काम और B ने R4 R5 R1 का काम खत्म कर दिया। आई मीन 4 चीज़ों की डिज़ाइनिंग हो गई है। अब बचा हमारे पास, पहले अब मैं C को करूँगी, कारण क्या C और D के बीच में मैनी का रिलेशन है। तो C यहाँ पर देखिए क्या होगा, C के साथ R3 आ जाएगा, C R3 और C के एट्रीब्यूट्स हैं C1 C2 एंड D से रिलेशन है तो यहाँ पे D1 भी आएगा, क्योंकि इस R3 के लिए मुझे D1 की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक टेबल इसकी भी बन गई, तो ये भी ख़त्म हो गया और इसके साथ ये रिलेशन भी ख़त्म हो गया। नाउ बचा हमारे पास D। अब D अकेला है, 1 to 1 है, तो यानी एक रिलेशन हमारा D बचा, दैट इज़ अ D1 एंड D2। तो नेक्स्ट टेबल D की भी हो गई, D भी ख़त्म हो गया। नाउ अब अकेला हमारे पास बचा है A के साथ अभी R2 भी बचा है, क्योंकि A और C के बीच में अगर आप देखें तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन था। तो एक टेबल तो आपकी बनेगी A के लिए, दैट इज़ अ A1 और A2, और जो तीसरी टेबल बनेगी दैट मीन्स R2 के लिए, क्योंकि A और C के बीच में रिलेशन R2 था और मैनी का मैनी से होता तो 3 टेबल बनता, एक A का और एक C का और एक R का बनेगा। तो C का तो ऑलरेडी बन ही चुका है, इन दोनों के बीच से देख लिया, तो बचा हमारे पास R2। तो R2 के लिए डिज़ाइन करेंगे और R2 की कनेक्टिविटी है A एंड C से, तो ये आ जाएगा A1 एंड C1। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू कि हाउ मैनी रिलेशन यू रिक्वायर्ड और हाउ मैनी टेबल्स यू रिक्वायर्ड इन दिस डायग्राम। तो आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन के बाद पता चला कि इसमें 5 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। देखने में एंटिटी हमारे पास 4 थी, लेकिन टेबल यहाँ पर जो आएगी कनेक्टिविटी के साथ वो हमारा आएगा 5 टेबल। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि हम ER डायग्राम क्या होता है वो देखा। जब आपने ER डिज़ाइन कर लिया तो ER को कैसे टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी मदद से आप क्वेरी, क्योंकि डेटा तो आपको टेबल में डालना है, ER डायग्राम तो उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उस टेबल का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो डेटा दिखाई कैसे देगा, स्टोर कहाँ होगा, वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा और ये टेबल्स कितनी होंगी वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो आई थिंक दिस इज़ अ सफिशिएंट। यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के, अदरवाइज आई विल शेयर दिस शीट टू सॉल्व दिस। नाउ एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चन। अब मेरे पास 30 मिनट्स हैं, आप लोगों को जो नहीं समझ में आया है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल रिपीट दैट।